गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। यूपीपीसीएस मेंस 2025 की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी आई होप। आप लोगों का प्री का रिजल्ट आने वाला है नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में, ऐसा एक्सपेक्टेड है आ जाएगा। आपकी मेंस की तैयारी की जिम्मेदारी में हमने आपको जिम्मेदारी हमने ली थी कि GS4 के जो मोरल फिलोसोफर्स हैं सारे, वो हम पढ़ाएंगे आपको। इसमें हम अपने वादे के हिसाब से 4 स्कूल ऑफ थॉट पढ़ाने वाले थे। वर्च्यू एथिक्स पढ़ाने वाले थे, टेलियोलॉजी पढ़ाने वाले थे, कॉन्ट्रैक्टेरियन पढ़ाने वाले थे और एक पढ़ाने वाले थे डियोंटोलॉजी। हम इसमें 3 थिंकर पढ़ा चुके हैं, सोक्राट, प्लेटो, अरिस्टोटल। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है वर्च्यू एथिक्स के तीनों थिंकर्स, तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तीनों का लिंक है, आप जाके चेक करके पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये सोक्राट, प्लेटो, अरिस्टोटल बहुत अच्छी तरह मैं पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा अगला लेक्चर है टेलियोलॉजी पर। इसमें हम 2 थिंकर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से? जेरेमी बेंथम और JS मिल। तो आज हम जेरेमी बेंथम को पढ़ेंगे और टेलियोलॉजी की एक बेसिक समझ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टेलियोलॉजी से। तो ये वर्ड है टेलियोलॉजी, ठीक है, डिवाइड कर लो। ये जो टेलियो वर्ड है ये बना है टीलोज से। टीलोज बोलो, टेलोज बोलो, जो भी है। और लॉजी का तो मतलब आपको पता ही है, साइंस या स्टडिंग, वे ऑफ स्टडिंग, है ना। तो वो साइंस है। तो टीलोज की साइंस, टीलोज मतलब एंड। एंड मतलब खात्मा नहीं, एंड मतलब परिणाम। एंड मतलब परिणाम, रिजल्ट, ठीक है। अभी जो इसीलिए टेलियोलॉजिस्ट, जितने भी टेलियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, उनको हम एक नाम दे देते हैं परिणामवादी। क्या बोल देते हैं? परिणामवादी। तो आप समझ पा रहे हो आप कि टेलियोलॉजी को हम परिणामवादी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये काम को कैसे डिसाइड करते हैं कि उस काम को करने के बाद जो परिणाम आया, अगर वो अच्छा था तो आपका काम अच्छा है, अगर वो परिणाम खराब है तो आपका काम खराब है। तो मतलब आपके काम का अच्छाई या बुराई किससे डिसाइड कर रहा है? उस काम के परिणाम से। आप समझ पा रहे हैं? आपका काम, कोई भी काम आपका अच्छा या बुरा कब माना जाएगा? जब इस काम का परिणाम अच्छा हो या बुरा हो। अगर परिणाम अच्छा तो काम अच्छा, अगर परिणाम बुरा तो काम बुरा, ठीक है। इसीलिए इनको बोलते हैं परिणामवादी भी कहते हैं, परिणामवादी भी कहते हैं। अच्छा, कोई भी परिणाम दुनिया में कब अच्छा माना जाएगा? जब वो यूजफुल हो। यूजफुल हो मतलब उसकी कुछ यूटिलिटी हो। दुनिया में ऐसा कोई का मतलब परिणाम है जो यूजफुल ना हो फिर भी अच्छा मान लिया जाए? कुछ न कुछ के लिए, किसी न किसी के लिए उसे अच्छा होना पड़ेगा, तभी उसको यूटिलिटी माना जाएगा। यूटिलिटी से ही वर्ड आता है यूटिलिटेरियन। कौन सा? यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन इसीलिए बोलते हैं इनको। एक और इसका हिंदी वर्ड क्या नाम है? उपयोगितावाद। उपयोगितावाद या उपयोगितावादी, वाद या वादी, जो भी बोलना चाहें आप, वाद या वादी, उपयोगितावाद या उपयोगितावादी, है ना। फिलोसफी उपयोगितावाद हो गया, और अगर कोई आदमी उपयोगितावाद को फॉलो करता है तो वो उपयोगितावादी माना जाएगा। तो इसी टेलियोलॉजी का 2 नाम आपके मिल गए आपको, या इसे बोलो परिणामवादी। क्या बोलो? परिणामवादी भी बोल सकते हैं आप टेलियोलॉजिस्ट को, कोई दिक्कत? परिणामवाद या परिणामवादी, परिणामवाद या परिणामवादी, कोई दिक्कत? परिणामवाद, वाद या वादी बोल सकते हैं, और उपयोगितावाद या उपयोगितावादी बोल सकते हैं। बोल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलो, अच्छी बात है। उपयोगितावाद आप बोल पाएंगे, उपयोगितावाद या उपयोगितावादी। अच्छा, ये जो यूटिलिटी है, यूजफुल है। जनरली क्या चीज यूजफुल होती है? तो जनरली माना जाता है कि हैप्पीनेस जो है वो सुख, हैप्पीनेस यूजफुल है मानव जीवन के लिए। हैप्पीनेस या सुख यूजफुल है। इसको देखते हैं ज्यादातर लोग किससे जोड़ के? जो इस डोमेन में काम करते हैं, जो इस फिलोसफी के प्रोपाउंडर्स हैं, जो फिलोसफी के एडवोकेट हैं, वो कहते हैं कि हैप्पीनेस का एसोसिएशन किससे होता है? प्लेजर से।
प्लेजर का ही एक दूसरा नाम होता है क्या? हिडोन। क्या? हिडोन। हिडोन भी बोलते हैं प्लेजर को। तो यूजफुल को इस फिलोसफी के थिंकर जोड़ते हैं हैप्पीनेस से, और हैप्पीनेस उनके हिसाब से मिलती है प्लेजर से, उसी का दूसरा नाम है हिडोन। इसीलिए इस स्कूल ऑफ थॉट में जो लोग होते हैं, जो फिलोसोफर्स होते हैं, उनको एक नाम दिया जाता है हेडोनिस्ट। क्या? हेडोनिस्ट। तो अब आप समझ में आ रहा है? इसी टेक्नोलॉजी के लोगों को क्या बोल सकते हो आप? एक और नाम मिल गया आपको, एक नाम और मिल गया, क्या? हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट, हेडोनिस्ट भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो हेडोनिस्ट हैं ये दो तरीके से हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर कोई आदमी हेडोनिस्ट मतलब प्लेजर सीकिंग है, बोले कि प्लेजर अगर किसी काम से अच्छा है, सुख मिल रहा है तो वो काम अच्छा है, और जिस काम से सुख नहीं मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, पेन मिल रहा है, तो वो काम गलत है, इमोरल है ना, ऐसा माना जाए। तो अब प्लेजर जो है वो दो लेवल पर देख सकता है आदमी, कि इंडिविजुअल प्लेजर पे पूरा फोकस हो जाए कि भाई अगर कोई काम, किसी काम से इंडिविजुअल को सुख हो रहा है, चाहे सोसाइटी पे नेगेटिव असर पड़ रहा है इस काम का, तब भी उस काम को करना चाहिए, वो काम मोरल माना जाए। तो जब इंडिविजुअल प्लेजर फोकस में आ जाए, कौन? इंडिविजुअल प्लेजर फोकस में आ जाए, तो उसे बोलते हैं ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट। कौन सा? ईगोइस्टिक, ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट। समझ पा रहे हैं आप? ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट कौन होगा? ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट कौन होगा? जो व्यक्ति के सुख पर ज्यादा जोर दे। अगर व्यक्ति के सुख के चक्कर में सोसाइटी में आग लग जाए तो इस पर ध्यान ना दे, मतलब व्यक्ति के सुख को ही प्राथमिकता जब कोई आदमी दे, फिलोसोफर दे, तो उसे बोलेंगे ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट। हिटलर टाइप के लोग इसी कैटेगरी में होते हैं, है ना। जितने भी सांप्रदायवादी हुए, सत्तावादी हुए, ये सब ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट होते हैं कि मुझे सत्ता मिलनी चाहिए। अगर गेम्स ऑफ थ्रोन आपने देखी हो तो उसमें एक आदमी है जो कहता है क्योस इज लेडर, तो वो व्यक्तिगत सुख को ध्यान में रख के क्योस को लेडर बना रहा है, मतलब समाज पे नुकसान करके भी वो खुद की सत्ता चाह रहा है ना। उस कैरेक्टर का नाम मुझे कमेंट में बता सकते हो, क्योस इज लेडर, जिसने बोला था गेम्स ऑफ थ्रोन में। तो वो ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट कैटेगरी का आदमी माना जाएगा। मतलब इसमें आएगा, थिंकर के लेवल पर बात करें तो जेरेमी बेंथम इसका मेन प्रोपाउंडर है, मेन सपोर्टर है, मेन एडवोकेट है। अच्छा, हेडोनिस्ट ही मतलब प्लेजर ही सीख करे, लेकिन बोले भाई इंडिविजुअल प्लेजर मैटर करता है लेकिन सोसाइटल प्लेजर के कॉस्ट पर नहीं। अगर किसी काम से, व्यक्ति के काम से उसे सुख मिल रहा है लेकिन समाज को दुख पहुंच रहा है, तो उस काम को नहीं करना चाहिए, वो गलत है, वो इमोरल है। ऐसा काम करो जिससे आपको भी सुख मिले और समाज का भी भला न हो, कम से कम बुरा ना हो। अगर भला नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन समाज का बुरा ना हो। जैसे चोरी, तो बोलेंगे कि चोरी से इंडिविजुअल को तो फायदा हो रहा है, चोरी से इंडिविजुअल को तो फायदा हो रहा है, लेकिन समाज का नुकसान हो रहा है ना, समाज का नुकसान हो रहा है, इसलिए चोरी गलत है, चोरी गलत है। मतलब ऐसे काम जिससे इंडिविजुअल को फायदा हो रहा है लेकिन सोसाइटी को नुकसान हो रहा है, उसको इमोरल जब मानेगा तो सोसाइटी के प्लेजर, तो आप पढ़ो, आप स्किल हासिल करो, आप पार्क में जाके बैठो, कोई बात नहीं, सुख लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप गंदगी करोगे तब वो कमेंडेबल होगा। तब क्या बोलेंगे कि ऐसे काम, जैसे आपको कैसे समझाया जाए, जैसे सोसाइटी में कोई रूल होता है, ट्रैफिक का रूल है मान लो, है ना। तो अगर आदमी को जाना है और ट्रैफिक की रेड लाइट है, तो उसमें अगर एक आदमी निकल जाता है, तो उस आदमी का तो सुख है कि वो जल्दी घर पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी वजह से पूरा ट्रैफिक गड़बड़ा सकता है, तो समाज का नुकसान हो रहा है। तो इस केस में इस आदमी के एक्ट को, जबकि व्यक्तिगत सुख है लेकिन सामाजिक सुख कंप्रोमाइज हो रहा है, सोशल सुख, सोशल प्लेजर कंप्रोमाइज हो रहा है, इसलिए इसको कंडेम किया जाएगा। और इस कैटेगरी में आएगा अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिस्ट, मतलब समाज के सुख को, समाज के अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिज्म। समझ में आ रही बात? और इस कैटेगरी में का जो फिलोसोफर है उसका नाम है J.S. मिल। अब आपको समझ में आई? ये दोनों ही यूटिलिटेरियन है, हेडोनिस्ट है, लेकिन वो ईगोइस्टिक हेडोनिस्ट है और ये अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिस्ट है। मतलब सबके भलाई की बात कर रहा है, सबके सुख की बात कर रहा है, सबके प्लेजर की बात कर रहा है। वो इंडिविजुअल सुख की बात कर रहा है, इंडिविजुअल
फायदे की बात कर रहा है। तो क्या टेलियोलॉजी और उसके डिफरेंट नाम और डिफरेंट उसके एसोसिएशंस, कैसे वो यूटिलिटेरियंस है, कैसे परिणामवाद है, कैसे हेडोन्स है, कैसे हैप्पीनेस है, कैसे मतलब ईगोइस्टिक और कैसे अल्ट्रुइस्टिक हेडोनिस्ट है। थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने इसे कोशिश करी है कि आपको सही शब्दों में, ईजीएस्ट वे में, सही एग्जाम्पल से समझा सकूं। तो आई होप आपको टेलियोलॉजी और उसके डिफरेंट एसोसिएटेड टर्म्स क्लियर हुए होंगे। अब चलते अपन पहले टॉपिक पर। पहला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जेरेमी बेंथम। ये फाउंडर माने जाते हैं यूटिलिटेरियन एथिक्स के। क्यों? क्योंकि इन्होंने सुख को मोरलिटी से पहली बार जोड़कर देखा। सुख को मोरलिटी से पहली बार जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए इनको फाउंडर माना जाता है। किसका? यूटिलिटेरियन एथिक्स का या सुखवाद का, है ना। यूटिलिटेरियन बोलो, सुखवाद बोलो, परिणामवाद बोलो, जो भी बोलना चाह रहे हो बोल लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। परिणाम में कभी कभी सुख की वजह कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सारे सुखवादी परिणामवादी हैं, लेकिन हर परिणामवादी सुखवादी होगा ये इंश्योर नहीं है, ये गारंटीड नहीं है, ध्यान रखना है ना। अच्छा, जेरेमी बेंथम में हम जो क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये थोड़ा सा जान लेते हैं। पहला कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, इनका पहला कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ये सबसे पहली चीज पढ़ेंगे। फिर इसी से एसोसिएटेड एक दूसरा कंसेप्ट देंगे, ये हेडोनिक कैलकुलस। और इसी से एसोसिएटेड, इसी ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर से तीसरा कंसेप्ट है इनका रूल्स फॉर लेजिस्लेटर्स। रूल्स फॉर लेजिस्लेटर, ये तीन कंसेप्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं इनके पहले प्रिंसिपल, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ये क्या कंसेप्ट था और उन्होंने क्यों दिया था, इसकी जरूरत कहाँ है और इसके एग्जाम्पल कहाँ देखने को मिलते हैं। ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर अगर पहली थियरी है इनका, पहली फिलोसफी है ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर, गुड से मतलब है प्लेजर, ठीक है, प्लेजर या सुख या हिडोन जो भी है, गुड वही है इनके लिए। अच्छा, क्यों इन्होंने गुड यानी प्लेजर को ही, सुख को ही प्रायोरिटी क्यों दी? तो सोर्स ऑफ नॉलेज में हम जब वर्च्यू एथिक्स पढ़ रहे थे, सोर्स ऑफ नॉलेज में जब हम क्या पढ़ रहे थे, वर्च्यू एथिक्स पढ़ रहे थे, तो क्या पढ़ा था हमने? हमने क्या जाना था कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, सत्य क्या है, मोरलिटी क्या है, ये जानना है, ये नॉलेज ही तो है। तो ये कहाँ मिलती है सही नॉलेज, सही चीज क्या है, सही काम क्या है, सही कैरेक्टर क्या है, सही नॉलेज क्या है, ये कहाँ मिलती है? इसका सोर्स अलग अलग थिंकर्स, वर्च्यू के हमने तीन पढ़े। सोक्राट पढ़े तो उन्होंने क्या कहा, भैया ये मिलेगी आपको रीजन में, सोक्राटिक मेथड लगाओ, रीजनिंग करो, तर्क वितर्क करो, लॉजिक लगाओ, है ना, तो रीजन में मिलेगी सही नॉलेज। रीजन के बाद, सोक्रेटिक मेथड के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद आप सही निष्कर्ष पर पहुंचोगे कि ये कैरेक्टर की जात, ये बात, ये जो वैल्यू है ये सही है, ये वैल्यू मेरे लिए सही है ना। तब आप रीजन से पहुंचोगे सही ज्ञान तक। तो सही नॉलेज तक पहुंचना है तो सोक्रात कहता है कि भैया रीजन फॉलो करो, रीजन से आप सही नॉलेज तक पहुंच जाओगे। प्लेटो आए इनके बाद, इनके शिष्य क्या कह रहे थे वो, कि भाई आप रीजन पे जाओगे तो रीजन दिस वर्ल्डली होता है और दिस वर्ल्डली कोई भी चीज डिस्टॉर्टेड होती है। यानी आपने रीजन लगाया, अपनी सिचुएशन सर्कमस्टेंस के हिसाब से रीजन लगाओगे ना। आप ठंड में रह रहे हो यूरोप में, है ना, यूरोप की ठंड जहां बर्फ जमती है, स्वीडन फिनलैंड टाइप की जगहों पर, अब वहां बॉडी को गर्म करने के लिए दारू पीनी पड़ेगी। तो वहां के हिसाब से तो रीजन काम कर रहा है कि दारू पीना सही है। बॉडी को गर्म तो करना, जिंदा रहना तो भाई अल्टीमेट इंसान को जिंदा तो रहना ही है। तो वहां की एथिक्स में, वहां के रीजन के हिसाब से दारू पीने में कोई दिक्कत नहीं है, जिंदा रहने के लिए बॉडी को गर्म करना है और बॉडी गर्म करने के लिए वहां दारू ही अवेलेबल है तो पियो। तो वहां का रीजन कह रहा है ये, लेकिन आ जाओ आप इंडिया के एरिया रीजन में, या तो बॉडी गर्म करने की ऐसी जरूरत नहीं क्योंकि ट्रॉपिकल जोन में है, तो या तो ऑलरेडी बॉडी गर्म है तो यहाँ ठंडा करने के लिए चाहिए। तो यहाँ दारू की जगह क्या चाहिए गर्मी में? कोई बोलता गर्म होके पसीने से आए लथपथ पैदल हो, बोले कि दारू ला, शरबत लाओ, ठंडी लाओ, लस्सी लाओ, है ना, यही बोला यार, छाछ लाओ, नमक डाले के, गुड़ डाले के, चीनी डाले के, जो भी मांगता आदमी। दही, हम दही चीनी खिलाते हैं, क्यों? क्योंकि शुभ मानी जाती है यहाँ की रीजनिंग के हिसाब से, क्योंकि ये दिमाग को ठंडा करेगी, एनर्जी देगी। तो रीजनिंग डिस्टॉर्टेड है,
डिस्टॉर्टेड क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल कर रहा है, इस दुनिया में कर रहा है। तो आपको कहां जाना पड़ेगा? सही नॉलेज के लिए आइडियल वर्ल्ड में। समझ में आ रही बात? नॉलेज का ही सोर्स पहले जान लो, कंपैरेटिव स्टडी करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगी। डायरेक्ट मैं पढ़ा दूं सोर्स ऑफ नॉलेज सेंस उसने क्या माना तो दिक्कत हो जाएगी। आपको कंपैरेटिव पता हो। अच्छा, इनके बाद आए एरिस्टोटल साहब। वो क्या कह रहे थे? वो बोले भाई न तो यहां मिलता है न यहां मिलता है, सही नॉलेज मिलता है एक्सपीरियंस में। इंडिविजुअल एक्सपीरियंस में सही नॉलेज लाई करती है। एक ही चीज को लेकर हर एक इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। यूरोप में ही सब दारू पिए जरूरी नहीं है, और इंडिया में ही सब लस्सी पीना पसंद करें जरूरी नहीं है। इंडिया में दारूबाज कम नहीं। तो क्यों? क्योंकि हर एक की सही के बारे में जो नॉलेज है वो उसके व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से आती है। ये इनका ये कहना था। फिर चौथे आए हमारे बेंथम साहब। इनका क्या कहना था? भाई ट्रू नॉलेज आपको जाननी है तो वो है सेंसेशन, ना एक्सपीरियंस में, ना आइडियल वर्ल्ड में, ना रीजन में, ये है सेंसेशन में। ठंड लगेगी तो बॉडी सेंस करेगी, बोलेगी कपड़ा पहन ले, मोरल है। गर्मी लगेगी कपड़ा उतार के फेंकना पड़ेगा, क्योंकि सेंसेशन। सेंसेशन। भूख लगेगी तो बोलेगा रोटी खा, मोरल है। भूख नहीं लगेगी, कोई रोटी देख रहा होगा तो बोलेगा दूर हटा, सेंसेशन। गर्मी लग रही होगी तो नहाएगा, मोरल है। ठंड लग रही होगी तो 10 दिन नहीं नहाएगा, ये भी मोरल है। कहां से आ रहा है सब मोरल? मोरल सेंसेशन, फील। तो ये बोले कि भाई जो भी सही है गलत है इसका फैसला कहां से होता है, कैसे पता चलता है? नॉलेज कहां से आएगी? सेंसेशन से। कहां से आएगी? सेंसेशन से। सेंसेशन दो फॉर्म में हो सकता है बस। इनका मानना था कि जो सेंसेशन है ये कितनी फॉर्म में हो सकता है? भाई आपको नॉलेज चाहिए, ट्रू नॉलेज चाहिए। ट्रू नॉलेज चाहिए तो आपको कहां जाना पड़ेगा? बेंथम के हिसाब से सेंसेशन में। सेंसेशन पे ध्यान देना पड़ेगा कि कैसा सेंस कर रहे हैं। सेंस दो तरीके से हो सकता है। सेंसेशन या तो पेनफुल होगा या प्लेजरेबल होगा। यही हो सकता है ना सेंसेशन। या तो सुखकारी होगा या दर्दनाक होगा। यही होगा ना। पैदल चलना, बाइक पे चलना, और मर्सिडीज में चलना, और जेट में चलना। 4 आदमी जगह चल ही रहा है, चारों जगह का सेंसेशन अलग है। मोरालिटी बदलेगी नहीं बदलेगी? ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। अब ये बात अलग है कि आपकी स्थिति कहाँ है। आप जेट से चलने वाले लायक हैं या पैदल ही चल पाएंगे? तो लेकिन सही सुख क्या है? प्लेजरेबल। तो प्लेजरेबल चीज और पेनफुल, सेंसेशन दो ही फॉर्म में हो सकता है। और पेनफुल दुनिया में ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं। बेंथम का मानना है, मेरा नहीं। बेंथम क्या कहता है कि पेनफुल ह्यूमन को क्या करना है? अवॉइड। ये अवॉइडेबल चीज है। दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं बोलेगा कि मुझे पेन दे दो, मुझे दर्द दो। सब इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान या तो तात्कालिक सुख में चक्कर में पड़ा है या लॉन्ग टर्म सुख में चक्कर में पड़ा है। कुछ लोग ज्यादा ही समय हो तो वो अगले जन्म के भी सुखों की चिंता करे बैठे हैं। संत महात्मा इस जीवन के सुख से संतुष्ट नहीं है, उनको अगले जन्म में भी सुख ही चाहिए। 7 अप्सराएं, हूर, नहीं नदियां, बहिस्त, ये कहाँ है? यहां तो मिलता नहीं है। उस दुनिया के सुख में भी सुख चाहिए इन लोगों को। तो ये है अचीवेबल। ओनली अचीवेबल थिंग इज द प्लेजर। ओनली अचीवेबल थिंग इज प्लेजर। ये अचीवेबल है। आप इसको अचीव करने की हर एक कोशिश करता है। मैं भी प्लेजर की अचीव कोशिश करता हूं, आप भी। दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन, दुनिया की कोई भी एंटिटी जो वर्क कर रही है, कोई भी आदमी औरत जो कोशिश कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है कुछ अच्छा करने की, अच्छा बनने की, सबकी कोशिश क्या है? प्लेजर, ज्यादा से ज्यादा। कोई मोबाइल की स्क्रीन पे मूवी देख के खुश हो रहा है, होना पड़ रहा है। कोई 72 इंच की टीवी पर मोबाइल देख के खुश हो रहा है। कोई घर में होम थिएटर लगा के सुख पा रहा है। क्या है? सुख, प्लेजर। एवरीवन इज सीकिंग प्लेजर। अब जिसकी जितनी स्थिति, अवस्थिति, वो उस हिसाब से सुख पा रहा है, सुख की कोशिश कर रहा है। छोटे सुख से, जिसके पास 125 सीसी की बाइक है
वो स्प्लेंडर मतलब उस बुलेट पे जाने की बात कर रहा है, जिसके पास बुलेट है वो निंजा पे जाने की बात कर रहा है, जिसके पास अल्टो है वो अर्टिगा लेने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास अर्टिगा है वो फॉर्च्यूनर लेने की बात कर रहा है, जिसके पास फॉर्च्यूनर है वो मर्सिडीज पे जाने की कोशिश कर रहा है। सब क्या कर रहे हैं? प्लेजर। तो एक कंसेप्ट उसने दिया था, बेंथम ने क्या बोला था? पेन एंड प्लेजर आर द ओनली टू मास्टर्स। पेन एंड प्लेजर आर द ओनली टू मास्टर्स। तो क्यों बोला था? क्योंकि यही इंसान के कामों को, इच्छाओं को और कर्मों को सबको डिसाइड करता है। हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये उससे होने वाले पेन और प्लेजर से डिसाइड होगा। कोई वर्च्यू कोई कुछ काम नहीं करती। इंसान को जिस चीज से सुख मिलता है वो उसे करता है, जिस चीज से सुख नहीं मिलता उसे नहीं करता। जिनको दारू पीने में सुख मिल रहा है वो दारू पी रहे, जिनको दूध पीने में सुख मिल रहा है वो दूध पी रहे। एम आई राइट? मैं राइट हूं नहीं हूं मुझे पता नहीं, बट बेंथम का तो भाई यही कहना है कि दुनिया में कोई भी इंसान वही काम कर रहा है जिससे उसे सुख मिलता है। अच्छा, ये बात एप्लीकेबल है नहीं? किसी को सुख मिल रहा है मैकेनिकगिरी करने में तो मोबाइल की दुकान चला के बैठा है, और कोई आईएएस बनने की ख्वाहिश रखता है। क्यों? क्योंकि उसे आईएएस बनने में प्लेजर मिलता है। तो आदमी, किसी को संत बनना है तो वो संत ही कर रहा है। चाहिए सबको सुख ही, किसी को सुख कहीं मिल रहा है, किसी को सुख कहीं मिल रहा है। कोई नॉन वेजिटेरियन में खुश है, कोई वेजिटेरियन होकर खुश है। सबको सुख है, सबको सुख चाहिए, है ना? तो प्लेजरेबल सेंसेशन, प्लेजर, है ना? ये ध्यान रखना है। अच्छा, जब प्लेजर अचीवेबल है तो अब आपको क्या करना है? क्या करना है? जिस चीज से प्लेजर बढ़े वो करो, जिस चीज से पेन घटे उस चीज को करो। यानी जिससे पेन बढ़े उस चीज को नहीं करना है, जिससे प्लेजर बढ़े उस चीज को करना है। तो डू व्हाट? तो क्या एम होना चाहिए आदमी का एक्शन का? आदमी के एक्शन का एम क्या होना चाहिए? एम ऑफ ह्यूमन एक्शन क्या होना चाहिए? एम ऑफ ह्यूमन एक्शन क्या होना चाहिए? मैक्सिमाइजिंग, ये बड़ी सुनी होगी ना, मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, यही बोला था ना, और मिनिमाइजिंग पेन। मिनिमाइजिंग पेन, इट मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ह्यूमन एक्शन। कोई भी ह्यूमन एक्शन है उसका यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि प्लेजर को बढ़ाओ जितना हो सकता है और पेन को कम करो। ये एम ऑफ ह्यूमन एक्शन होना चाहिए बेंथम के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। मैं अपनी एथिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, बेंथम की एथिक्स पढ़ा रहा हूं। मैंने पहले सुकरात, प्लेटो, अरस्तु की एथिक्स पढ़ाई थी, अब मैं पढ़ा रहा हूं किसकी? बेंथम की एथिक्स। तो उनका कहना है कि कोई भी आप काम कर रहे हो उसका जो एम है वो होना चाहिए प्लेजर को मैक्सिमाइज करना और मिनिमाइजिंग पेन को मिनिमाइज करना। ठीक है? अच्छा, जब आप प्लेजर को मैक्सिमाइज करोगे और पेन को मिनिमाइज करोगे तो आप एक इंडिविजुअल हैं, मान लो कोई राम आदमी है, राम नाम का एक आदमी है कोई, है ना? राम नाम का आदमी एक इंडिविजुअल लेवल पर काम करता है। इंडिविजुअल लेवल पर भी तो काम करेगा, किसी का बेटा होने के नाते, किसी का बाप होने के नाते घर में काम करेगा नहीं करेगा? और ये राम हो सकता है एक पब्लिक फिगर हो। पब्लिक फिगर हो मतलब सीएम के तौर पर, पीएम के तौर पर, राजा के तौर पर, किंग के तौर पर काम कर सकता है एक आदमी। रामचंद्र भगवान से मत कन जोड़ना इसको, बस मैंने एनिवर्सरी राम नाम ले लिया है, ठीक है? तो ये राम जब सीएम के तौर पर काम करेगा तब भी इसका ऑब्जेक्टिव ह्यूमन एक्शन क्या होगा? मैक्सिमाइज प्लेजर, मिनिमाइज पेन, लेकिन अपना नहीं, किसका? जिनको ये रूल कर रहा है, सब्जेक्ट्स का, सबका, है ना? और यहां जब काम करेगा इंडिविजुअल के तौर पर तब भी ये क्या करेगा? इसके ह्यूमन एक्शन का रेल क्या होगा? मैक्सिमाइज प्लेजर, मिनिमाइजिंग पेन फॉर हिमसेल्फ। यहां सेल्फ इंटरेस्ट, यहां क्या कर रहा है? सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा, हर एक संभव कोशिश से इसकी रहेगी, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड सारे काम रहेंगे। यहां सेल्फ इंटरेस्ट ही होंगे लेकिन अपने नहीं, किसके? सब्जेक्ट्स के। तो इसको बोलते हैं एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड, सबके सेल्फ इंटरेस्ट, एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट्स ऑफ
ऑफ क्या, सब्जेक्ट्स, जो इसको, जिसके ऊपर ये रूल कर रहा है, जिनके लोगों के लिए नियम कानून बना रहा है। अच्छा, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइजिंग प्लेजर और मिनिमाइजिंग पेन, जब पब्लिक फिगर के तौर पर काम करेगा तो इसे एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट जो होंगे, सब लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए काम करना होगा। ठीक है, इससे जो प्लेजर है, वो क्या करना है, बढ़ाना है, ग्रेटेस्ट करना है। और कितनों को, क्योंकि पब्लिक फिगर है ना, तो बढ़ाना तो प्लेजर ही है। तो ग्रेटेस्ट गुड समझ में आ रहा है, बढ़ाना तो प्लेजर ही है, लेकिन किसका, ग्रेटेस्ट नंबर का। अब आ रही समझ में आता आपको, ग्रेटेस्ट गुड तो करना ही है, लेकिन किसका, ज्यादातर लोगों का, मैक्सिमम लोगों का, मिनिमम का नहीं, ज्यादातर लोगों का। और ये ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर कहां जाएगा, ये ले जाएगा इसको मेजोरिटेरियनिज्म में। मेजोरिटेरियनिज्म, ये जो मेजोरिटेरियनिज्म है, दुनिया की जितनी भी सत्ताएं हैं, हिटलर हुए, व्लादिमीर पुतिन हुए, ट्रंप हुए, बेंजामिन नेतन्याहू हुए, जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को ध्यान नहीं देते, माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कॉस्ट पे मैक्सिमम, मतलब मेजोरिटी के इंटरेस्ट को ध्यान में देते हैं, तो ये ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर को ध्यान में रखते हैं। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को आप इक्वेट कर सकते हो कि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर इंश्योर कर रहे हैं, इसलिए माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज करते हैं वो। बेंजामिन नेतन्याहू ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर कर रहे हैं अपने देश, अपनी सोसाइटी में, अपने, उसका हमेशा एक डोमेन होता है अपने लोगों के लिए कोशिश करना है, और अपने लोगों में भी मेजोरिटेरियन, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर कहां से आया। ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेट नंबर आया प्लेजर सीकिंग से। प्लेजर सीकिंग में सबके लिए प्लेजर को मैक्सिमम करना वो होना चाहिए। अब जब इंडिविजुअल लेवल पर काम करेगा तो इसे बोलते हैं ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल। ये कहाँ चल रहा है, ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल। वही मैक्सिमाइज प्लेजर ही ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल है ना, ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल। ये ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल यहाँ भी लागू हो रहा है, यहाँ भी लागू हो रहा है, यहाँ भी लागू हो रहा है। लेकिन जब यहाँ लागू होगा तो इंडिविजुअल लेवल पर है, और यहाँ होगा तो नंबर जुड़ जाएगा। तो नंबर कब जुड़ेगा, जब आपके एक्शन से ज्यादातर लोग प्रभावित होने वाले हो, तब ये तभी होगा जब आप मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, डीएम हो, ग्राम प्रधान हो, है ना, प्रिंसिपल हो, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के, आप एक बड़ी संस्था के में कुछ बड़े रोल पे काम कर रहे हैं, मतलब आपका डिसीजन कई लोगों में असर डालेगा। आप पारिवारिक स्तर पर भी देखते हो, फादर के तौर पर आपकी अगर फैमिली बड़ी है और डिसीजन मेकर आप हो, तो आप वहां भी जा सकते हो। जरूरी नहीं है सीएम डीएम होना चाहिए, एज अ फादर भी बात कंसिडर कर सकते हो आप। जब आपके डिसीजन से कई लोगों, अन्य लोगों के मतलब इंटरेस्ट अफेक्टेड हो रहे हो, तब आपको ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर इंश्योर करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात। घर में मान लो 10,000 का अमाउंट है, अब 10,000 में क्या लाना है क्या नहीं लाना है ये फिक्स करना है। 1 लाख मान लेते हैं, 10 लाख 10,000 छोटे आज के ज़माने में, तो 1 लाख का अमाउंट है। तो 1 लाख के ही अमाउंट में आपको कौन सा डिसीजन लेना है। तो आपके घर में मान लो 6 सदस्य हैं, 7 सदस्य हैं, है ना, सब मिला जुला के। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भाई एक टीवी ले लो बड़ी बेहतर इंच की, और कुछ लोग बोलेंगे नहीं भाई एक अच्छी सी लाइब्रेरी बना दो घर में, डिजिटल लाइब्रेरी, ताकि सब बच्चे पढ़ सकें, सब अपना ज्ञान वर्धन कर सकें। अब ये आपके ऊपर है कि आप अच्छा एक लैपटॉप लेते हैं या होम थिएटर लगा, मतलब जो बड़ी टीवी लेते हैं, दैट्स योर डिसीजन। अब आपको ध्यान रखना है कि किन के इंटरेस्ट, तो आप जब इस फैसले को लाएंगे तो किस हिसाब से लेंगे, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर के हिसाब से लेंगे। तो फादर के तौर पर अभी पब्लिक फिगर का मतलब है जहां आपके एक्शन आपके इतर कई लोगों के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हो, तब आपको पब्लिक फिगर मान के चलेंगे या कुछ भी मान के चलेंगे। तो आप जब आपके फैसले कई लोगों के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहे हैं, तब आपको ऐसे सोचना है ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। क्यों, क्योंकि मैक्सिमाइजिंग प्लेजर और मिनिमाइजिंग पेन ही अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ह्यूमन एक्शन का। आई होप ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगला इनका कंसेप्ट है ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर आपने, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर आपने पढ़ लिया, समझ लिया कि भाई क्या है कंसेप्ट। तो इनका मानना है कि प्लेजर जो है वो ग्रेटेस्ट होना चाहिए और ज्यादातर लोगों को होना चाहिए। तो यहाँ इनकी मान्यताएं थी कुछ, यहाँ जान लेना जरूरी है। इनका अगला प्रिंसिपल हेडोनिक कैलकुलस है, यहीं से ड्राइव होगा हेडोनिक कैलकुलस। हेडोनिक कैलकुलस मैं पूरा लिख दूं क्या, आपको दिक्कत हो रही होगी समझने में। तो हेडोनिक कैलकुलस ऐसे लिखते हैं, एक बार तो पूरा नाम लिखी जाए, हेडोनिक
कैलकुलस, कैलकुलस, ये इनका दूसरा कंसेप्ट है। ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट इंटीजर नंबर करना ही पड़ेगा, इसी से ड्राफ्ट होगा हेडोनिक कैलकुलस। कैसे? जब भी कोई आदमी बोले, आपसे बोले कि आपको ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर करना है, तो आप क्या करेंगे? बोलेंगे ना ग्रेटेस्ट का, ग्रेटेस्ट जहाँ वर्ड आ रहा है, जहाँ ग्रेटेस्ट आ रहा है, ग्रेटेस्ट गुड आ रहा है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस आ रहा है, ग्रेटेस्ट प्लेजर आ रहा है, तो ये मीजर करना पड़ेगा ना भाई। इट्स अ मैटर ऑफ मीजर, इट्स अ मैटर ऑफ मीजर। तो मीजर का अगर कोई मामला है तो उसके लिए तो कैलकुलस चाहिए। तो यही तो बात है। तो कैसे मीजर करेंगे कि कोई काम कितना सुख देगा, तो वो बताएगा कि हेडोनिक कैलकुलस से मेजर करेंगे। तो मान्यता क्या थी इसकी? मान्यता इसकी ये थी, अजम्पशन इसका ये था, अजम्पशन ये था कि ऑल प्लेजर्स आर सेम, ऑल प्लेजर्स आर सेम। किस सेंस में? ऑल प्लेजर्स आर सेम किस सेंस में? प्लेजर्स आर सेम किस सेंस में? इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी वाइज। क्वालिटी वाइज किसी भी सुख में कोई अंतर नहीं। मतलब आपको सेब खा के जो सुख मिले, मूवी देख के सुख मिले, कहीं पार्क में जाके जो सुख मिले, है ना, मटन खा के जो सुख मिले, माँ जब सर पे हाथ फेरती है उसका सुख, और आपका पार्टनर जब आपको हक करता है या किस करता है उसका सुख, सब सुख बराबर है। कोई क्वालिटेटिव गुणात्मक अंतर नहीं है, कोई भी गुणात्मक अंतर नहीं है, इसका मानना यह है। तो केवल अंतर क्या है? प्लेजर्स में अंतर है किस लेवल पर? द डिफरेंस लाइज, इसके हिसाब से डिफरेंस लाइज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ओनली, क्वांटिटी ओनली। तो इसीलिए बेंथम को क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके हिसाब से सुख डिफर जो करता है वो केवल क्वांटिटी के लेवल पर करता है, क्वालिटी के लेवल पर नहीं करता। जेएस मेल इसकी इसी कमी को पूरी करेगा और बोलेगा कि भाई असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है संतुष्ट सुअर की बजाय। तो ये स्टेटमेंट उसने खुद बोला था, है ना। तो असंतुष्ट सुकरात जो है वो बेहतर है किससे? संतुष्ट सुअर से। तो क्वालिटेटिव डिफरेंस बताएगा। खुश रहना ही जरूरी नहीं है, आप किस तरह से खुश हैं, किस तरह के सुख की बात कर रहे हैं, आप बॉडीली सुख की बात कर रहे हैं, मेंटल सुख की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्ट सुख की बात कर रहे हैं, तो वो बताएगा। लेकिन अभी हम क्योंकि बेंथम पढ़ रहे हैं, बेंथम में हम पढ़ रहे हैं हेडोनिक कैलकुलस, उसके लिए जहाँ उसकी मान्यता समझनी जरूरी है। उसकी मान्यता आती है कि ऑल प्लेजर्स आर सेम, क्वालिटी वाइज देयर इज नो डिफरेंस, ओनली डिफरेंस लाइज इन द क्वांटिटी ऑफ प्लेजर। अब जब क्वांटिटी ही मैटर करती है तो इस क्वांटिटी को तो मेजर करना पड़ेगा, और इस मेजर के लिए ही वो लेके आएगा हेडोनिक कैलकुलस। समझ में आया? अब हेडोनिक कैलकुलस है तो कुछ कंपोनेंट होंगे, मतलब पैमाने क्या है? हेडोनिक मीटर है, किलोमीटर में नापना है, लीटर में नापना है, केजी में नापना है, कैसे नापोगे प्लेजर को? तो उसने बोला कि हेडोनिक कैलकुलस जब बात करेंगे तो कुछ कंपोनेंट बताया कि इन कंपोनेंट के हिसाब से आप देख लो, अगर इन कंपोनेंट के हिसाब से कोई बात कोई काम आपका खरा उतर रहा है तो वो करो, नहीं तो छोड़ दो। पहला कंपोनेंट उसने बोला इंटेंसिटी, तीव्रता। आपको भूख लगी थी, आपने खाना खाया, सुख मिला। आपको भूख लगी थी और आपको मम्मी के हाथ का वो खाना मिला जो 10 साल से नहीं मिला था, या 4-5 साल से नहीं मिला था, 6 महीने से नहीं मिला था, 4 दिन से नहीं मिला था, हफ्ते भर से आप घर से बाहर थे, आपको मम्मी के हाथ का खाना मिल गया। होटल का खाना खाते पक गए थे, आप घर गए, आपने मम्मी के हाथ का खाना खाया। आपने सुबह भूख लगी थी, मतलब सुबह एक जगह होटल पर खाना खाया, शाम को दूसरे होटल पर खाना खाया, खाना खाने के बाद सुख मिला है, लेकिन खाना ही खाया है, लेकिन घर जाके खाया है मम्मी के हाथ का खाना, तो वहाँ भी सुख है। तो इन सुखों की इंटेंसिटी डिफर करेगी। मम्मी के हाथ का खाना खा के एकदम आप तर हो जाओगे, इसे बोलते हैं तीव्रता। तो जिस काम से आपके सुख की तीव्रता बढ़े
उस काम को आप प्रायोरिटी दीजिए। दूसरी बात, ड्यूरेबिलिटी। क्या? ड्यूरेबिलिटी, कि आप कोई काम कर रहे हैं, उसका सुख, उसका प्लेजर कितना ड्यूरेबल है, कितना ड्यूरेबल है, ये भी उसने बोला था। एक काम को करने की प्रेफरेंस के रूप में आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप का पास 1,000 रुपये हैं, 500 रुपये मान लो, 500 रुपये आपके पास हैं, और कोई मूवी रिलीज हुई है, आईएनएक्स में जाना है, आपको देख के आना है, 3 घंटे का सुख है, ले लीजिए। उसी 500 रुपये से आप एक कोई ऐसी चीज ले लीजिए, कोई नोटबुक ले लीजिए, कोई पेन ले लीजिए अच्छा, या कुछ चश्मा ले लीजिए जो आपको साल 6 महीने चले। तो ड्यूरेबिलिटी, तो आप उस काम को, उस बात को प्रेफरेंस दें जिससे सुख की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? ड्यूरेबिलिटी। क्या बढ़ती है? ड्यूरेबिलिटी, अवधि बढ़े उसकी, कि भाई कितने समय तक वो रहेगा। अगर ये बढ़ा पा रहे हैं आपका काम, तो इसे बोलते हैं टिकाऊपन, कि सुख का टिकाऊपन हो। जिस सुख की टिकाऊपन हो, जिस काम से सुख ज्यादा टिकाऊ हो, लंबे समय तक चले, उस काम को प्रेफरेंस दो। तीसरा क्या है? प्रोबेबिलिटी, सुख मिलने की गारंटी। ग्रेजुएशन करी है आपने, एक कंपनी आपको ऑफर दे रही है कि भाई आप आइए और काम कीजिए, आपको 50,000 रुपए का वो देते हैं, प्रोबेबिलिटी, गारंटी है अभी मिल जाएगी तुरंत। और आपके माता पिता या सोसाइटी कहती है कि भाई आईएएस की तैयारी कर ले, 2 साल में आईएएस बन जाएगा, लेकिन गारंटी नहीं है वहां। तो सुख की गारंटी जहां हो, जहां प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता ज्यादा हो, उस काम को प्रेफरेंस दो। तो आपके हेडने कैलकुलस में आपको क्या ध्यान देना है? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता पे ज्यादा ध्यान देना है, कि जिसमें सुख मिलने की गारंटी ज्यादा हो। अच्छा, आप इसे वोटिंग सिस्टम से कैसे जोड़ सकते हैं? राजनेता जो लोग होते हैं वो कौन सी स्कीम ज्यादा लाते हैं? जिनसे अगले चुनाव में फायदा मिलने वाला हो। आप इतिहास से लेके आज तक की कोई भी, किसी भी सरकार की पॉलिसी उठा लो, मंडल कमीशन का लागू होना, आप आसपास देखोगे कि चुनाव आ रहे होंगे, है ना। आरक्षण में ईडब्ल्यूएस को लागू करना है, चुनाव आ रहे होंगे। बोल रहे होगा कि मैं क्रिटिसाइज कर, नहीं भाई, इतिहास है। दुनिया की कोई भी पॉलिसी चुनावों के इर्द गिर्द, मनरेगा आया था, चुनावों के आसपास का समय रहा होगा। काम के बदले अनाज लाया होगा कोई, चुनावों के आसपास का समय रहा होगा। टैबलेट योजनाएं, साइकिल बांटो योजनाएं, नीतीश में, नीतीश जी ने बिहार में 10,000 ही वजह से पैसा डालने की बात कही है, चुनाव आ रहा होगा इसलिए। तो प्रायिकता, क्योंकि उस काम से आपके सुख की प्रायिकता जल्दी मिलने की संभावना है, इसलिए प्रोबेबिलिटी पे, जिस काम से सुख मिलने की संभावना ज्यादा हो, उस काम को आपको ध्यान देना है। चौथी बात, प्रॉक्सिमिटी, आप जो काम कर रहे हैं उसका सुख पहुंच में भी है। चांद पे घर बनाएंगे, कितने लोग मिल पाएंगे? तो ये बोलेंगे चांद पे घर मत बनाओ, क्योंकि उससे पहुंच नहीं है। कितने जा पाएंगे? कब जा पाओगे? आप रोज जा पाओगे चांद पे घर देखने? बना भी दिया तो वहां रहने कौन जाएगा? तो पहुंच होना चाहिए। आपके काम से जो सुख उत्पन्न होगा, उस काम तक, उस सुख तक आपकी पहुंच होनी चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए। उस काम को आपको प्रायोरिटी देनी है। 5वीं बात बोली थी उसने, ये आप पढ़ लेंगे खुद ही, एफिशिएंसी, इसे बोलते हैं उत्पादकता। मतलब आपके एक काम से जो उम्मीद थी वो तो सुख मिला, क्या अन्य सुख भी मिले? अन्य सुख भी मिले। अगर एक काम से ही 4 सुख मिल रहे हैं, तो आप उस काम को प्रेफरेंस दीजिए, बजाय उसके कि एक काम से एक ही सुख मिल रहा हो, है ना। जैसे बाइक खरीदनी है, कौन सी बाइक खरीदें? बाइक ही है, 2.5 लाख ही 2 लाख, मान लो आपके पास पैसा है, तो आप रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हैं, और एक 25 सीसी की सिंपल सी इंजन खरीद सकते हैं। तो अब आपको कई सुख हैं, या तो गाड़ी का सुख चाहिए तो गाड़ी का सुख मिल गया, गाड़ी खरीद लिया आपने। माइलेज कम 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 खर्चे में ज्यादा चली जाएगी, तो दूसरा सुख भी मिल गया। अच्छा, लुक वाइज भी अच्छी होनी चाहिए, तो आप ऐसी गाड़ी देखो जो सीसी में कम हो लेकिन डिजाइन में अच्छी हो। तो वैसे आप तो 3-4 सुख ले रहे हैं एक ही पैसे से, तो आप किस पे बात करेंगे? सुखों की उत्पादकता था। वैसा काम कीजिए जिससे, वही बोलते ना, एक तीर 2 निशाने,
यहाँ कई निशाने लगा सकते हैं। तो जिस काम से, एक काम से कई तरह के सुख मिलने की संभावना हो, वो काम कीजिए आप। छठा क्या है? प्यूरिटी। छठा कंसेप्ट क्या है? प्यूरिटी। प्यूरिटी का इन द सेंस कि पेन फ्री होनी चाहिए। कितनी पेन फ्री आपके काम, जो आपने काम किया उसका परिणाम जो है वो जिसमें उससे कम पेन हो, एसोसिएटेड पेन किसी भी फॉर्म में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में, पेन जितने कम एसोसिएटेड हो, सुख ज्यादा से ज्यादा हो, वो है पेन फ्री। पेन फ्री होना चाहिए आपका काम, किसी भी तरह से उसमें पेन ना जुड़ा हो। सातवां और आखिरी जो पैरामीटर है वो है एक्सटेंट, कि आपके काम का प्रभाव कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है। अगर आपका काम 10 लोगों को अफेक्ट कर रहा है, काम ए, और काम भी कर रहा है 100 लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट, तो एक काम 10 लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, उसी रिसोर्स में दूसरा काम है जो 100 लोगों को पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो आपको किस बात को ध्यान देना चाहिए? दूसरे काम को, काम बी काम को। क्यों? क्योंकि वो एक्सटेंट उसका ज्यादा है। अब आपको समझ में आई? अब आप कोई काम करेंगे तो उससे हेडनिक मीजर से लगा के, हेडनिक कैलकुलस से उसे मीजर कर पाएंगे कि आपको कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। अभी तक इस क्वेश्चन पर, इस टॉपिक पर क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि अगर मीजर कैलकुल जो प्लेजर है वो मीजरेबल है तो कैसे मीजर करेंगे। तो एक दो आप मेंशन कर देंगे तो आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इनका दूसरा कंसेप्ट रहा। अब चलते हैं तीसरे और आखिरी कंसेप्ट पर। क्या है? रूल फॉर लेजिस्लेटर्स। रूल्स फॉर लेजिस्लेटर्स, ये इनका तीसरा और आखिरी कंसेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है कि लेजिस्लेटर्स को कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए। अच्छा, आजकल आप जितने कानून समाज में, कॉन्स्टिट्यूशंस, लॉज, रेगुलेशंस, ये सब देखते हैं, इनका जो मोरल बेसिस है ये बेंथम ने ही दिया है। बेंथम का मानना ये था, मानना क्या था कि कोई भी सोसाइटी है, कैसे काम करती है? सोसाइटी क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल कैसे काम करेगा? प्लेजर क्या है? इंटरेस्ट, सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड। तो सोसाइटी जो है वो किन का ग्रुप है? लोगों का ग्रुप। और लोग कैसे काम करते हैं? पर्सनल इंटरेस्ट में, सेल्फ इंटरेस्ट में। अब ये सेल्फ इंटरेस्ट पे कोई आदमी काम कर रहा है और सोसाइटी में भी है, तो भाई इनके सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड जो लोग हैं, पूरी सोसाइटी में सब लोग सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड हैं, तो सेल्फ इंटरेस्ट में राइट एंड ड्यूटी होनी चाहिए। तो इनके राइट एंड ड्यूटी को भाई रेगुलेट नहीं करोगे तो अफरा तफरी हो जाएगी। समाज में चोरी है, जितने भी क्राइम्स होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि रेगुलेशन जितना पुअर होता है। जैसे बिहार में ही एक बात सामने बार बार आती है कि गुंडा रास्ता। क्यों? क्योंकि वहाँ सेल्फ इंटरेस्ट थे, वो रेगुलेट अच्छी तरीके से नहीं हो रहे थे। लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज जो थी वो अच्छी तरह से उस समय रेगुलेट नहीं हो रही होंगी, तभी तो गुंडा राज बोला जाता है, तभी तो मतलब क्राइम रेट ज़्यादा रहा बिहार में, और बिहार अनपॉपुलर हुआ या इनफेमस हुआ। तो इसकी वजह से तो बोला है कि जब सोसाइटी ऐसे लोगों का ग्रुप है जो सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन होते हैं, तो उनको रेगुलेट करने के लिए दो रास्ते होते हैं, या तो वो नेचुरल लॉ से रेगुलेट हो रहे होंगे या ह्यूमन लॉ से। तो ह्यूमन लॉ को ही एक टर्म दिया उसने, लीगल पॉजिटिविज्म, है ना। लीगल पॉजिटिविज्म मतलब सुधारात्मक लॉ लाइए और ह्यूमन मेड होने चाहिए। तो जो ह्यूमन सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए लॉ लाते हैं, लॉ बनाते हैं, इसी को लीगल पॉजिटिविज्म का टर्म दिया जाता है। एक होता है नेचुरल लॉ, जब शुरुआत से चले आ रहे थे, आईवीसी है, प्री हिस्टोरिक काल है, तो नेचुरल लॉ है, बारिश हो गई। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन नेचुरल लॉ के हिसाब से चलती है ना। कहीं बकरी पालन हो रहा है, कहीं भेड़ पालन हो रहा है, कहीं मुर्गी पालन हो रहा है, कहीं मछली पालन हो रहा है, ये नेचुरल लॉ फॉलो कर रहे हैं लोग। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहाँ पानी है वहाँ मछली पालन है, जहाँ सूखा है वहाँ भेड़ पालन है, नेचुरल लॉ। लेकिन लीगल पॉजिटिव क्या है? हरित क्रांति के लिए जितने भी काम आए, मतलब कानून किए हमने, पास किए, रूल बनाए, रेगुलेशन बनाए, नहरें बनाई, तो जो हरित क्रांति आई वो कैसे आई? लीगल पॉजिटिविज्म से आई। समझ आ रहे हैं ना यारी? है ना। फ्लड, जो व्हाइट फ्लड है, दूध का सफेद क्रांति, व्हाइट क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन कैसे आई? ये सब लीगल पॉजिटिविज्म का रिजल्ट है, लीगल पॉजिटिविज्म। तो रूल्स बनाने की जरूरत क्यों आई और कैसे आई, तो अब समझ में आया आपको। तो सोसाइटी को अच्छी तरह से रेगुलेट करना है। क्यों अच्छी तरह से रेगुलेट क्यों करना है? क्योंकि इंडिविजुअल जो है वो तो सेल्फ इंटरेस्ट बेस्ड है,
सेल्फ इंटरेस्ट में सब अपने अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे तो समाज में क्राइम बढ़ेगा और सोसाइटी में क्योस पैदा होगा। तो उस क्योस को ख़त्म करने के लिए, उस मतलब लड़ाई दंगे को ख़त्म करने के लिए, उस अनरेस्ट को ख़त्म करने के लिए आपको जो सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन इंडिविजुअल्स हैं उनके राइट एंड ड्यूटीज़ को ह्यूमन लॉ से आपको रेगुलेट करना पड़ेगा। अब कोई आदमी ह्यूमन लॉ बनाएगा उसके लिए भी तो कुछ रूल होने चाहिए। किस बेस पर रूल बनाएगा वो? समाज के लिए लॉ बनाने वाले को कोई रूल तो फॉलो करने पड़ेंगे ना। तो जिन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा वही उन्हीं को उन्होंने कहा था रूल्स फॉर लेजिस्लेटर्स। आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड। चलो इसे थोड़ा सा बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं। तो बेंथम क्या बोलता है कि भाई ये जो सोसाइटी है किससे मिलकर बनी है? ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मिलकर बनी है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से मिलकर बनी है। ये हर एक इंडिविजुअल किससे ड्रिवन है? सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन है। सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन है कि नहीं हर एक इंडिविजुअल? जब सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन है, अगर आप सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन है तो मतलब इसके कुछ राइट्स होंगे, कुछ ड्यूटीज होंगी, कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी। अगर इनको ठीक से रेगुलेट नहीं किया गया, नेचर के भरोसे जोड़ दिया गया, तो ये नेचुरल लॉ कहलाता है कि सब अपने अपने हिसाब से अपनी नेचुरल लॉ अपने अपने हिसाब से अपने राइट डिसाइड कर लेना, अपने हिसाब से ड्यूटी। तो ये है नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ के साथ उसने 3 कमियां आइडेंटिफाई करी। क्या? कि भाई ये जो है ना अनडिफाइंड है। क्या है? अनडिफाइंड है। ये डिफाइंड नहीं है नेचुरल लॉ। दूसरा, ये लिमिटलेस है, कोई लिमिट नहीं है इनकी, लिमिटलेस है। तीसरा, ये एम्बिगुअस बहुत है क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की अपनी इनकी कहानी है, सब अपने अपने एम्बिगुअस हैं, अपने अपने हिसाब से इनको इंटरप्रेट करते हैं। तो इन दूरियों को, इन कमियों को दूर करने के लिए, इन खामियों को दूर करने के लिए उसने सुझाया कि ह्यूमन मेड लॉ होने चाहिए। लॉ मस्ट बी मेड बाय ह्यूमन। इसी को बोलते हैं लीगल पॉजिटिविज्म। जो आदमी को लॉ बनाना चाहिए, लीगल पॉजिटिविज्म। क्योंकि सोसाइटी को रेगुलेट करने के लिए लॉ की जरूरत पड़ेगी। लीगल पॉजिटिविज्म मतलब आदमी को रूल बनाने चाहिए। अगर आदमी को रूल बनाने ही हैं तो किस बेस पर रूल बनाए, कैसे लॉ बनाए, किन चीज़ों को ध्यान में रखे, किन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखे, यही थे बेंथम के रूल्स फॉर लेजिस्लेटर्स। मतलब कोई अगर कानून बनाने वाला है तो वो कौन से रूल्स को फॉलो करके कानून बनाए ताकि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर इंश्योर हो। क्यों? क्योंकि ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर इंश्योर करने के लिए आपको एक रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। क्योंकि सोसाइटी है, सोसाइटी कल्मिनेशन है किसका? ग्रुप पीपल का। पीपल कैसे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट ड्रिवन है। अगर आप बाहर से लॉ बना के नहीं लाएंगे, नेचुरल लॉ पे छोड़ देंगे तो वो अनडिफाइंड है, लिमिटलेस है और एम्बिगुअस है। सोसाइटी में अनरेस्ट होगा, अनरेस्ट से बचने के लिए आपको अपने कानून बनाने पड़ेंगे। अब ये जो कानून बनाने तो इनके लिए कोई आधार चाहिए, कोई बेस चाहिए, कोई नॉर्म चाहिए। उन्हीं को बोला इन्होंने रूल्स फॉर लेजिस्लेटर। तो क्या रूल थे ये? अब समझ सकते हैं हम रूल्स। तो उसने कुछ रूल्स को लिखा भी। पहला रूल क्या है भाई? अगर आप लेजिस्लेटर हैं तो पहला रूल तो यही है कि आप रेशनल हो जाओ और इन्फॉर्म्ड हो जाओ। आपके पास रैशनैलिटी होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बिना इंफॉर्मेशन के कोई रूल मत बनाओ, वरना रूल क्या होगा? डिफाई हो जाएगा, रूल का पर्पस डिफीट हो जाएगा। डॉरी एक्ट इंडिया में क्यों फेल होते हैं? क्योंकि इनके पीछे की जो बेसिक नुआंसेस डाटा नहीं इन्होंने कलेक्ट किया। जो लॉ बनाने वाले थे, बस उन्होंने इम्पैक्ट को देखा कि डॉरी से औरतों की मौत होती है। उनके पीछे के एथिक्स, उसके पीछे की कल्चर इन्फॉर्म नहीं हुए, पूरी तरह से इन्फॉर्म नहीं हुआ, है ना। तो जितने भी लॉ फेल होते हैं वो क्यों फेल होते हैं? क्योंकि बनाने वाले ही रेशनल नहीं होते और इन्फॉर्म्ड नहीं होते सिचुएशन से। जैसे कृषि कानून वापस लेने पड़े थे सरकार को, क्यों? क्योंकि वो इंफॉर्मेशन के अभाव में बनाए गए थे या रैशनल नहीं लगे कुछ लोगों को। सुप्रीम कोर्ट भी मैनी टाइम्स कानूनों को रद्द कर देती है, क्यों? क्योंकि वो रैशनल नहीं पाती कि इनके पीछे रैशनैलिटी फॉलो नहीं करी गई है। जैसे वो बॉन्ड वाला मामला था, इलेक्टोरेट बॉन्ड वाला, तो उनके पीछे रैशनैलिटी हासिल नहीं मिलती उनको, सरकार मतलब जुडिशरी को। तो पहली बात कि बी रैशनल। पहला रूल ये है कि भैया आप रैशनल खुद हो जाओ। दुनिया के रूल तो तब बनाओगे, पहले खुद रेशनल हो जाओ एंड इन्फॉर्म्ड हो जाओ। आपको सब पता होना चाहिए क्योंकि आप सोसाइटी के लिए रूल बनाने वाले हो। अगर इंफॉर्मेशन और रैशनैलिटी के अभाव में लॉ बनाए जाएंगे तो दे आर बाउंड टू गेट फेल, तो वो फेल होंगे ही। पहला नियम
समझ में आया? दूसरा नियम क्या था? बी प्रैक्टिकल। यार क्यों आइडियल चक्कर में पड़ रहे हो कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे? बी प्रैक्टिकल। दूसरा है बी प्रैक्टिकल। आप अपनी हकीकतों के हिसाब से चलो। बिहार में दारू नहीं पीने देंगे, ये प्रैक्टिकलिटी नहीं है भाई। बिहार में बैन कर दिया आपने दारू, तो क्या दारू पीना बंद कर दी बिहार के लोगों ने? बी प्रैक्टिकल। कानून को पास मतलब सफल होना है तो उसे प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। किसको? जो उस लॉ को बना रहा है उसको। तो इन्होंने क्या किया? बी प्रैक्टिकल। इन्होंने बोला क्विट या लीव आइडियलिज्म। तो आइडियलिज्म को फॉलो मत करो भाई, कोई बिना दारू के बिहार नहीं चलेगा, है ना? भावनाओं में मत बहो, प्रैक्टिकल रहो। तो जब भी लॉ बनाओ प्रैक्टिकलिटी देखो। क्या शराब बैन को बिहार में लागू करना संभव है? जब इर्द गिर्द के राज्यों में शराब पी रहे हैं लोग, बना रहे हैं, वहाँ जीएसटी दे रहे हैं, और लोगों के कैरेक्टर को, लोगों के शराब पीने की आदत को 1 दिन या 2-4 साल में तो खत्म कर नहीं सकते। जो 10 साल से दारू पी रहा है उसको कैसे छुड़वाओगे आप? वो फिर अंडर द लॉ काम करेगा, फिर आपको मामला गड़बड़ाएगा। तीसरा क्या बोला उन्होंने बी प्रैक्टिकल के साथ? तीसरा बोला आप कंसीडर करो खुद को। कंसीडर क्या करना है? कंसीडर योर सेल्फ एज डॉक्टर ऑफ सोसाइटी। जैसे डॉक्टर अपने मरीज की दवा करता है, वैसे ही आप सोसाइटी के डॉक्टर हैं। तो आपको सोसाइटी को लॉ के रूप में क्या देना है? दवाई। सती प्रथा क्या थी? दवाई। तो सती प्रथा खत्म हुई। जितनी भी कास्ट सिस्टम एक बीमारी है ना? कास्ट सिस्टम एक बीमारी है, तो इसको खत्म करने के लिए लॉ लेके आए कि नहीं आए? है ना? एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट, SC/ST एक्ट जिसे बोलते हैं। तो आपको लॉ, जितने भी लॉ मेकर्स हैं, खुद को क्या समझना है? समाज का डॉक्टर। सती प्रथा अगर बीमारी थी तो सती प्रिवेंशन एक्ट लाए तो दवाई के रूप में, और वो बीमारी खत्म हुई। तो आपको क्या करना है? डॉक्टर के तौर पर खुद को कंसीडर करना है। ठीक है? डॉक्टर के तौर पर आपको कंसीडर करना है। चौथा रूल कौन सा फॉलो करना है आपको? सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल। आप दुनियादारी की बात छोड़ो, सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉलो कर लो। अगर आप लेजिस्लेटर नहीं होते, इंडिविजुअल होते, तो आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आपकी लाइफ की रक्षा होनी चाहिए थी कि होनी चाहिए थी? आपकी बोलने की स्वतंत्रता की रक्षा होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आपके ऑक्यूपेशन की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी? आपको जॉब अपॉर्चुनिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको सम्मान और समानता चाहिए कि नहीं चाहिए? जब ये सब चीज आपको ही चाहिए, आपको भी चाहिए, तो सबको चाहिए। तो सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉलो करो कि आप अगर एक इंडिविजुअल के तौर पर होते तो आपके क्या इंटरेस्ट होते, आप क्या चाहते कि आपके लिए क्या हो। जब आपके लिए कोई चीज हो, वही सबके लिए भी होना चाहिए। तो सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल को फॉलो करना है आपको। फॉलो द सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल। आखिरी और पांचवी बात क्या है कि एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करो। एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट को फॉलो करो मतलब साफ अफवाह का अधिकार। ये तुम्हारा अधिकार, मेरा अधिकार या दिल्ली वालों का अधिकार नहीं है। ये हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है जो जिंदगी जीना चाहता है। तो हर एक इंडिविजुअल का अगर कोई इंटरेस्ट है तो उन इंटरेस्ट को जोड़ दो ना भाई, एग्रीगेट कर दो। तो एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करो। अगर प्रॉपर्टी की रक्षा होनी चाहिए तो क्या तुम्हारे या मेरे या ऐसे आदमी की होनी चाहिए? नहीं, हर एक इंसान की प्रॉपर्टी की रक्षा होनी चाहिए। किसी की जिंदगी, लाइफ की रक्षा होनी चाहिए तो क्या मेरे, आपके या उसके होनी चाहिए? नहीं, सबके इंटरेस्ट की रक्षा होनी चाहिए, इस लाइफ के इंटरेस्ट की। तो एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट का रूल फॉलो करो। एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट का रूल फॉलो करो। ये 5 नियम थे। अगर ये 5 नियम कोई लेजिस्लेटर फॉलो करेगा तो रूल, जो लॉ बनेगा, वो फेल होने की संभावना कम है और प्लेजर बढ़ने की, समाज में, सोसाइटी में स्टेबिलिटी, पीस एंड प्रोग्रेस आने की संभावना ज्यादा है। तो आई होप हमने बेंथम को
अच्छी तरीके से समझ लिया। हमने बेंथम में क्या क्या समझा, 3 चीज़ें समझी हमने बेंथम में। बेंथम को हमने देखा, हमने पूरा बेंथम पढ़ा। क्या क्या समझा हमने बेंथम में, जेरेमी बेंथम में? हमने देखा कि ये कौन सा है, यूटिलिटेरियन, टेलीलॉजिकल थिंकर है कि नहीं? टेलीलॉजिकल है, क्या है ये? समरी पढ़ लेते हैं इसको। टेलियोलॉजिकल है, टेलियो, अरे यार, टेलियो लॉजिकल है, पहली बात। उसमें भी टेलीलॉजी में क्या है, यूटिलिटेरियन भी है। यूटिलिटेरियन है कि नहीं, या बोले परिणामवादी है? परिणामवादी है कि नहीं? ये परिणामवादी है। रूल, परिणामवादी है। यूटिलिटी के नाम पे ये क्या देख रहे थे, प्लेजर को, मतलब हीडोन को। तो ये क्या थे, हेडोनिस्ट थे। हेडोनिस्ट में भी ये किस पर फोकस थे, इंडिविजुअल के हीडोन पर। इंडिविजुअल हीडोन पर जोर दे रहे थे, हीडोन मतलब प्लेजर, इंडिविजुअल प्लेजर पर जोर दे रहे। तो क्या भाई हुए ये, ईगोइस्टिक, हेडोनिस्ट। समझ आ रही है आपको कहानी? अच्छा, जब इन्होंने टेलीलॉजिकल अप्रोच अपनाई थी तो क्या बोला था, आपको प्लेजर पर फोकस करना है। प्लेजर पर फोकस करना है तो कैसे करेंगे आप, क्या फॉलो करेंगे, ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल। ग्रेटेस्ट प्लेजर मतलब मैक्सिमाइजिंग प्लेजर, मिनिमाइजिंग पेन। अब ये आप जब सोसाइटी के तौर पे काम करोगे, जब पब्लिक फिगर के तौर पे काम करेंगे, तो आपको क्या करना है, ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर। प्लेजर के इन्होंने बोला कैसा है, केवल क्वांटिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर करती है, क्वालिटी नहीं। इन्होंने बोला था कि नहीं बोला था, क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वांटिटी मैटर करती है। तो उसे क्या बोलेंगे, क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन तो है ही, लेकिन क्वांटिटेटिव है। क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियन भी है ये। यूटिलिटेरियन बोलो, हेडोनिस्ट और यूटिलिटेरियन, लिटेरियन। क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियन है। अच्छा, प्लेजर क्वांटिटी में मैटर करता है, सो ग्रेटेस्ट भी इंश्योर करना है तो कैसे करेंगे, मापना पड़ेगा, मीजर करना पड़ेगा। मीजर करने के लिए क्या लाए, हेडोनिक कैलकुलस, है ना, हेडोनिक कैलकुलस लाए। तो पहला कंसेप्ट इनका ये ग्रेटेस्ट प्लेजर प्रिंसिपल, मतलब ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटर प्रिंसिपल था। दूसरा कंसेप्ट क्या था, हेडोनिक कैलकुलस, क्योंकि मापना था। उसमें इन्होंने कितने कंपोनेंट बताए थे, टोटल 7, याद आ रहे होंगे आपको, है ना, इंटेंसिटी, प्रोक्सिमिटी, प्रोबेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, और कुछ और थे 2-4, एक्सटेंट वैक्सटेंट, है ना, थे कि नहीं थे? अब ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर इंश्योर करना है तो पहली बात तो आपको माप के हेडोनिक कैलकुलस से मापना पड़ेगा। और तीसरा, जब ग्रेटेस्ट गुड टू ग्रेटेस्ट नंबर इंश्योर करना ही है तो आपको लॉ बनाने पड़ेंगे। आपको क्या चाहिए होगा, लॉ बनाने पड़ेंगे। जब आपको लॉ बनाने पड़ेंगे, मतलब लीगल पॉजिटिविज्म की बात उन्होंने बोली थी, जब लॉ बनाने पड़ेंगे तो आपको क्या बनना पड़ेगा, लॉ बनाने पड़ेंगे तो आपको बनना पड़े, कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, नहीं करने पड़ेंगे? कितने रूल थे, 5 रूल थे। क्या रूल थे, आप रेशनल रहो, इन्फॉर्म्ड रहो, है ना, डॉक्टर कंसीडर खुद को डॉक्टर कंसीडर, सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल फॉलो करो, एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट फॉलो करो। यही बात थी ना, कुछ और बात थी? और सबसे बड़ी बात, प्रैक्टिकल रहो। तो ये रहा पूरा मामला, 5 रूल्स थे, आप समझ लेंगे, रेशनल, इन्फॉर्म्ड, प्रैक्टिकल होना, सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल, एग्रीगेटेड सेल्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल और डॉक्टर होना। ये 5 बातें यहाँ थी, रूल्स में 7 कैलकुलस थे। ये हुआ पूरा बेंथम क्लियर। कल पढ़ेंगे हम जेएस मिल, तब तक पढ़ते रहिए, थैंक यू।